Today we are going to discuss about system of education. See, when we try to understand about system of education, we can classify it into two parts, that is informal education and formal education. अब फॉर्मल का और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है पहले वो समझना जरूरी हो जाएगा. फॉर्मल मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वाला, जहां पर टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कैसा हो, फॉर्मली हो, फॉर्मेलिटी के साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन क्रिएट की जाए, सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया जाए, सब्जेक्ट मैटर्स को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया जाए और अलग अलग सब्जेक्ट को सिखाने के लिए अलग अलग टीचर्स अपॉइंट किए जाए. क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट आप लोग देख रहे हो, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज, ये सारी जो अरेंजमेंट है एजुकेशन इम्पार्ट करने की, एजुकेशन प्रोवाइड करने की, इसको फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है. समझ रहे हो? फॉर्मेलिटी बेस्ड, रूल्स रेगुलेशंस बेस्ड, डिसिप्लिन बेस्ड. और इनफॉर्मल मतलब घूमते फिरते, चलते, काम करते, घर का काम करते, इधर उधर कहीं पर भी कुछ भी जो हम लोग चीजें सीखते हैं वो हम लोग हमारे फ्रेंड्स से कुछ सीखते हैं, मम्मी पापा से कुछ सीखते हैं, दादा दादी से कुछ सीखते हैं. मतलब हमारी रेगुलर लाइफ के अंदर हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, खेलते खेलते भी हम लोग सीखते हैं. पेड़ के ऊपर बंदर की तरह चढ़ते हैं, गिरते हैं, लगता है, सीखते हैं. ये सिर्फ एग्जाम्पल है. मतलब हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीकों से. तो ये जो एजुकेशन हमको मिलेगा या इम्पार्ट किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, इनफॉर्मल. रिलेशनशिप भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, कम्युनिकेशन भी फॉर्मल या इनफॉर्मल होता है. मतलब जहां पर स्ट्रिक्टनेस हो, रूल्स रेगुलेशंस हो और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो उसको फॉर्मल कहा जाएगा. और जहां पर फ्रीडम होगा, लिबरलिटी होगी, प्यार मोहब्बत से मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ा जाएगा, उसको हम लोग इनफॉर्मल कहेंगे. ठीक है? तो आज के टाइम के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है, पुराने जमाने से नहीं था, पहले के टाइम से नहीं था. वक्त वक्त पर, टाइम टाइम पर एजुकेशन इम्पार्ट करने की जो मेथड्स है, जो सिस्टम है, उसके अंदर तरह तरह के चेंजेस आए. इनफैक्ट एकदम आदिकाल में चले जाएं हम लोग, प्राचीन हिस्ट्री के पहले, जब इंसान वॉन्डरिंग हंटर था, गुफाओं में रहता था, शिकार करके अपनी नीड्स सेटिस्फाई करता था, उस टाइम पर भी सीखना सिखाना होता था वहां पर. लेकिन रिटर्न में कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, या ओरल के अंदर कोई प्रोनाउंसिएशन वाली लैंग्वेज, वर्ड्स, टर्म्स नहीं होते थे, इशारों में, और देख देख कर इमिटेशन के थ्रू चीजें सीखते थे. तो एजुकेशन तब भी था. फिर लोग एक जगह पर सेटल होने लगे, एग्रीकल्चर इन्वेंट हुआ, जिसकी वजह से सोसाइटीज डेवलप हुई, सिविलाइजेशंस इमर्ज हुए. तो कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ. अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर आती रही है. और अब भी जो सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम था, वो अभी भी ओरल ही था. ज्यादातर बोलकर सिखाया जाता, ओरली सिखाया जाता, या इमिटेशन करके. अभी भी फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत नहीं हुई थी. अब एजुकेशन के सिस्टम के बारे में अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे. जैसे बुद्धिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मठ होते थे. फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मदरसास होते थे. हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो गुरुकुल प्रथा, गुरुकुल सिस्टम जिसको कहा जाता था, कि जिसके अंदर या तो जिस जगह पर गुरु रहते थे उनके घर पे, वहां पर शिष्य लोग साथ में जाकर गुरु के साथ काम भी करते थे, घूमते भी थे, फिरते भी थे और चीजें सीखते थे. तो सिस्टम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके से प्रिवेल हुआ है. ये जो मैंने बात की गुरुकुल प्रथा की, मदरसा सिस्टम की, या वैदिक सिस्टम के मठ की, बुद्धिस्ट सिस्टम के मठ की, सॉरी, ये कौन सी कंट्री के साइड की, हमारी कंट्री की साइड की बात कर रहा हूँ. वैसे ही अगर ग्रीस की कंट्री के साइड की बात करें, ग्रीस जो कंट्री है, पुरानी, बहुत पुरानी कंट्री है, रोम, इजिप्ट, वो साइड, वहां पर भी सिस्टम थी एजुकेशन इम्पार्ट करने की, लेकिन थोड़ी डिफरेंट थी. वहां पर एजुकेशन इम्पार्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो वहां के जो मास्टर्स के स्लेव्स होते थे
मास्टर्स मतलब मालिक, उनके स्लेव्स मतलब गुलाम। गुलामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मालिकों के बच्चों को एजुकेशन इंपार्ट करने। उनको घूमने के लिए लेकर जाते स्लेव्स लोग, तो घूमते फिरते सिखाते। कहीं पर जाना होता, खेल कूद के अंदर, घर के कामकाज के अंदर जो डेली रूटीन वर्क होते थे उनमें एजुकेशन स्लेव्स इंपार्ट करते थे। तो वहां की सिस्टम कुछ इस तरीके की थी। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग सिस्टम रही है, लेकिन हम लोग बात करते हैं इंडिया के साइड। जब तक कि इनफॉर्मल एजुकेशन ही इंपार्ट किया जाता था, ओरल और इमिटेशन के थ्रू। ये कब तक चला है? मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के अंदर आए और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तब तक मोस्टली जो एजुकेशन सिस्टम था वो इनफॉर्मल था, ओरल और इमिटेशन। अभी का जो एजुकेशन का सिस्टम है शुरुआत से नहीं था, उसके अंदर भी टाइम टाइम पर चेंजेस हुए हैं। और ये जो चेंजेस, फॉर्मल एजुकेशन का जो चेंजेस स्टार्ट हुआ वो ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद से हुआ। फॉर्मल एजुकेशन के पहले जब तक इनफॉर्मल एजुकेशन इंपार्ट होता था, तब तक कौन कौन से सब्जेक्ट सिखाए जाते थे? ये वाले, जिसमें आता है रीडिंग, राइटिंग, साथ ही साथ एरिथमेटिक, उसके अंदर सब आ जाता था। मैथमेटिक्स के रिलेटेड भी आ जाता था, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी आ जाता था, लॉ, कानून, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, मेडिकल साइंस, मेडिसिन, होम्योपैथी भी आ जाएगा, उसमें साइंटिफिक जो मेडिसिन का नॉलेज है वो भी आ जाएगा, और रिलीजन। तो जब तक इनफॉर्मल एजुकेशन इंपार्ट होता था तब तक ये सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद सिस्टम चेंज हुआ, लॉर्ड मैकॉले ने नया एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ। तो कहा जाता है बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मशीन्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के थ्रू प्रोडक्शन करना जो शुरुआत किया गया उसको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब तक नहीं हुआ था तब तक जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी थी वो स्लो स्लो चलती थी। हाथों से ज्यादातर चीजें बनाई जाती थी, मशीन्स इतने थे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी इतना ज्यादा प्रिवेल हुआ नहीं था। तो प्रोडक्शन की अमाउंट कैसी थी? थोड़ी थोड़ी थी, और स्पीड भी कैसी थी? धीरे धीरे थी। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? लाखों की तादाद में एक ही दिन के अंदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने लगे, कारखानों के अंदर स्पीड की वजह से, बड़े बड़े मशीनों की मदद की वजह से। तो अब पूरी दुनिया के अंदर, इंग्लैंड के थ्रू स्टार्ट करके पूरी दुनिया के अंदर नए चेंजेस आने शुरू कर दिए। डिवीजन ऑफ वर्क आया, डिवीजन ऑफ लेबर आया, मतलब काम का बंटवारा होने लगा, पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, इंडस्ट्रीज, बिजनेस यूनिट की जो साइज थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मैनेजमेंट करने की भी जरूरत पड़ी। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही साथ लोगों के रहने करने के तरीकों में भी चेंज होने लगा, लोगों की लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगी। साथ ही साथ जो एजुकेशन दिया जाता था, इंपार्ट किया जाता था, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए और फॉर्मल एजुकेशन धीरे धीरे एस्टैब्लिश हुआ। मतलब स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इन सब का सिस्टम शुरू हो गया और अलग अलग स्ट्रीम्स आई, साइंस स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम, और अलग अलग सब्जेक्ट्स आए, इन सब्जेक्ट्स के अलावा के सब्जेक्ट्स। अब तक जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता था, मतलब अलग से नहीं सिखाया जाता, समझ रहे हो? उसको किसी ना किसी और टॉपिक के साथ इंक्लूड कर लिया जाता है, अलग से नहीं बताया जाता था कि ये सब्जेक्ट अलग है। अभी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट सीखते हैं ना, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है। पहले ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं थे, इन सब्जेक्ट्स के अंदर ही सारे के सारे सब्जेक्ट या उनके कंसेप्ट कवर कर लिए जाते थे। बट फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू अब क्योंकि स्ट्रीम्स इमर्ज होकर आई, तो स्ट्रीम्स के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट भी बाहर आने लगे और उन्हीं के साथ साथ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट सिखाया जाने लगा, खासकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1730-1750 के आसपास इंग्लैंड से शुरू हुआ और धीरे धीरे फैला दूसरी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री में आते आते उसको तकरीबन 100 साल लग गए। हमारे इंडिया के अंदर कब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया? 1830 या 1850, 1830-1850 के पास।
खैर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसको लेकर पहले एक जो इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। उन्होंने 1776, कौन से साल में? 1776, और मैंने जैसा कि आपको बताया 1730 से 1750 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ। तो धीरे धीरे फैला, तो जैसे जैसे फैलने लगा वैसे वैसे इकोनॉमिक, मतलब जो इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ थे वो छोटे थे, अब बड़े हुए। तो छोटा मतलब पैदा होने के साथ तो थियरी देने वाला है नहीं, वो चीजें सीखा होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तब जाकर उन्होंने चीजें समझी और उन्होंने स्टार्ट में एक बुक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। व्हाट? बुक का नाम क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। तो 1776 में एडम स्मिथ नाम के इकोनॉमिस्ट ने वेल्थ ऑफ नेशन की बुक लिखी और उसके अंदर इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट्स और थियरीज और प्रिंसिपल्स डिटेल में बताए। और क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फॉरेन उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, इस वजह से एडम स्मिथ को फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फाउंडर की जगह कभी कभी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। समझ रहे हो? और क्योंकि इसके पहले भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सिखाए जाते थे, तो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में था। पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट की तरह इमर्ज हुआ, उसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इस वजह से फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ, क्योंकि उन्होंने डिटेल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट बताए। ये याद रखना है। हाँ, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। लिख देता हूं, एडम स्मिथ। 1776 के अंदर उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरी दुनिया के अलग अलग नेशंस की बात है, किसी एक पर्टिकुलर नेशन की बात नहीं है। पूरी दुनिया के नेशंस की बात, हर कंट्री के नेशन, मतलब हर कंट्री हर नेशंस की बात। इस वजह से वेल्थ ऑफ नेशंस। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।